हाँ जी डियर व्यूअर, वेलकम अगेन टू योर own channel Narendra Kumar from this site from Wisdom Academy Arno, and we are going to continue our last chapter which we have started. The name of chapter is Pattern of Social Inequality and Social Exclusion. We have already uploaded 4 videos on this chapter, and this is a video number 5 which we are going to continue our chapter. In the last 4 videos we have uploaded, so we have covered the different topics: social inequality, social resources, stereotype, social stratification, and other Dalit topics. All these topics we have already discussed. And in today video, we are going to continue with our new topics related to the chapter. And today's topic is state initiative addressing the caste and tribe. इस बार की वीडियो के अंदर हम थोड़ा चेंज लेके आए हैं, क्योंकि पहले मैं आपको बोर्ड के ऊपर करवा रहा था तो उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा था, तो इसलिए मैंने इस बार इसको थोड़ा चैट जीपीटी से अपने नोट्स को प्रिपेयर किया है और आपको इसको जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो टॉपिक नेम इज स्टेट इनिशिएटिव एड्रेसिंग द कास्ट एंड ट्राइब. तो इस टॉपिक के अंदर हमने बताना है कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या ट्राइबल के साथ किसी प्रकार का भी ऑपरेशन हो रहा है, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो स्टेट है, वो क्या कर रही है. यहाँ पर जो स्टेट वर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर स्टेट का मतलब होता है किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट, चाहे आपकी लोकल गवर्नमेंट है, चाहे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है. इंडिया के सिस्टम को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट काम कर रही है, जिनके पास एक रिप्रेजेंटेटिव का फॉर्म है, तो उन लोगों को हम बोलते हैं यहाँ पर स्टेट. तो स्टेट ने सबसे पहले इन लोगों के अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम किया, अपलिफ्टमेंट के लिए, तो वो है आपका रिजर्वेशन. जैसे आप जानते हो कि इंडिया के अंदर कास्ट के नाम पर अलग अलग लोगों को रिजर्वेशन मिलती है. तो जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर कास्ट है, बेसिकली हम उसको SC, ST, OBC इनके अंदर डिवाइड करते हैं. जनरल हो गया. अब जनरल के अंदर भी एक आपका EWS का नया कंसेप्ट गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है. तो गवर्नमेंट जो बैकवर्ड पीपल हैं या SC हैं या जो आपके ST हैं, इनके लिए कुछ रिजर्वेशन रखी हैं. अब ये रिजर्वेशन के अंदर आपका सबसे पहला आता है कि जो आपकी लोकसभा है और जो आपकी राज्यसभा है, इनके अंदर आपकी लोकसभा का जो कंसेप्ट है, उसके अंदर SC कास्ट के लिए आपको 84 जो सीट हैं वो रिजर्व करके दी गई हैं. जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर लोकसभा की 543 सीट्स हैं और 43 में से आपकी जो 84 सीट्स हैं ये SC के लिए रिजर्व हैं. और अगर बात करें वहीं पर ST की, जो ट्राइबल पीपल हैं, इनके लिए हमारी लोकसभा के अंदर 47 जो सीट्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रिजर्व की गई हैं. इसके बाद अगर हम जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया के अंदर SC कास्ट के लिए 15% जो रिजर्वेशन है वो जॉब में दी गई है, और जो आपकी ST कैटेगरी है इसके लिए 7.5% जो आपकी जॉब्स हैं वो रिजर्व रहेंगी गवर्नमेंट की तरफ से ST कास्ट के लिए. ST के लिए 7.5 है जॉब में, SC के लिए 15% है. अगर हम इसको पार्लियामेंट फॉर्म में समझते हैं या पॉलिटिकल रेफरेंस में समझते हैं, तो पॉलिटिकल में रेफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा के अंदर 84 सीट्स और जो SC के लिए और ST के लिए 47. इसके बाद और हम रिजर्वेशन कहाँ देखते हैं, जैसे किसी बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिशन लेना है या किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कोई कॉलेज है या आपका कोई यूनिवर्सिटी है, तो उसके अंदर भी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो SC और ST के लिए जो एडमिशन के रेफरेंस में आपको रिजर्वेशन की सीट्स हैं जो वो अलाउ करते हैं. तो किसी भी कॉलेज के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जो किसी पब्लिक सेक्टर के अंडर आती है, किसी गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो वहाँ पर भी इन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने आपके लिए जो सीट्स हैं वो एडमिशन की रेफरेंस में रिजर्व की है. तो आपको 3 टाइप की रिजर्वेशन यहाँ पर याद रखनी है. एक तो आपकी पॉलिटिकल होगी, एक आपकी जॉब्स के अंदर होगी, और एक आपकी जो एडमिशन के अंदर जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा SC और ST जो कैटेगरी है उनके लिए दी गई है. तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट. अब इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर. स्टेट के द्वारा डिफरेंट टाइप ऑफ जो लॉज हैं वो टाइम टू टाइम पास किए जाते हैं. अब इसमें डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ 2 लॉ हैं, एक एक्ट है, एक लॉ है. तो ये दोनों एक्ट या लॉ आपका हो गया इसको. तो
एक तो हमारा आज़ादी से पहले का है, जिसका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। ये ब्रिटिश पीरियड में हुआ था पास। कॉलोनियल पीरियड भी आप उसको कह सकते हो, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड भी कह सकते हो। और एक एक्ट जो हमारे सिलेबस में है वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी से बाद का। तो दो ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। अब इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि ये दोनों एक्ट है क्या। तो सबसे पहले कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट की बात करें तो ये 1850 में गवर्नमेंट के द्वारा, कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया था। अब इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति पहले अपनी कास्ट चेंज करता था या अपना रिलीजन चेंज करता था, तो उस समय जो भी उस समय की लोकल गवर्नमेंट थी, या जिनके, आप कह सकते हो कि जिनके पास पावर थी कि वो कम्युनिटी के जो डिसीजन है उनको लेते थे, तो उस समय क्या था कि अगर कोई व्यक्ति कोई अपनी कास्ट चेंज करेगा या अपना रिलीजन चेंज करता था, तो जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो सारी उससे वो ले ली जाती थी। उसके नाम पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है तो उससे वो छीन ली जाती थी। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये देखा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अगर खत्म करना है, इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम स्टार्ट करना है, तो ताकि लोगों की आपस में एक यूनिटी बनी रहे, तो ब्रिटिश ने सबसे पहले ये काम किया कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी कास्ट चेंज करता है या रिलीजन चेंज करता है, तो उसकी प्रॉपर्टी किसी भी कंडीशन में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं ली जाएगी। उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का और का राइट नहीं है, चाहे वो अपनी कास्ट चेंज करे, चाहे वो अपना रिलीजन चेंज करे। कुछ लोगों को सोशल पनिशमेंट दी जाती थी, तो वो सोशल पनिशमेंट भी अब खत्म कर दी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कास्ट या अपना रिलीजन चेंज करता है तो उसको समाज के द्वारा किसी प्रकार की कोई पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। अब वो पनिशमेंट का कंसेप्ट भी इस एक्ट के अकॉर्डिंग खत्म हो गया, ताकि लोग कास्ट के नाम पर किसी दूसरे को डिस्क्रिमिनेशन ना करें। अब ना तो उनकी प्रॉपर्टी जाएगी, ना ही उनको कोई सोशल पनिशमेंट दे सकता। तो ये था प्री इंडिपेंडेंस का एक्ट, कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। इसके बाद अगर हम बात करें आज़ादी से बाद की, तो आज़ादी से बाद जो एक्ट पास हुआ उसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। एट्रोसिटीज का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करना, एक्सटॉर्शन करना, उसको टॉर्चर करना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया कि अगर किसी भी SC या ST कास्ट के व्यक्ति को अगर किसी के द्वारा भी कोई भी एट्रोसिटीज की जाती है, उसके ऊपर एक्सटॉर्शन किया जाता है, उसको किसी प्रकार से टॉर्चर किया जाता है, तो वो उसके लिए एक स्पेशल कोर्ट्स बनेगी। अगर आपको लगता है कि कहीं भी कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई एक्सटॉर्शन हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोर्ट्स बनाएगी स्पेशल, और उसके अंदर स्पीडी ट्रायल होगा। स्पीडी ट्रायल का यहाँ पर मतलब क्या है कि उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलेगा, कानून फास्टली काम करेगा। ये नहीं कि कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, 4-4, 5-5, 10-10 साल केस सॉल्व नहीं हो पा रही, तो उनके लिए पर्टिकुलर कोर्ट्स बनाएगी जो सिर्फ कास्ट के नाम पर होने वाले किसी भी एट्रोसिटीज के ऊपर एक्शंस लेगी और उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी जस्टिस दिलवाएगी। उसके बाद उसके ऊपर किसी प्रकार का भी कोई क्राइम होता है SC कास्ट के ऊपर या ST कास्ट के ऊपर, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट उनको प्रिवेंट करने का काम है जो वो करेगी। तो ये एक एट्रोसिटी एक्ट प्रीवियस इंडिपेंडेंस के बाद का है और एक आपका इंडिपेंडेंस से पहले का है। तो कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट पास किया गया ब्रिटिश के द्वारा, और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया। इसके बाद अगर बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या प्रोविजन है हमारी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सॉल्व करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आर्टिकल नंबर 17। इसको आपने पॉलिटिकल साइंस के अंदर 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, या कुछ छोटी क्लासों के अंदर भी आप इस एक्ट के बारे में पढ़ के आए हो, आर्टिकल के बारे में। जो आर्टिकल 17 है वो डिक्लेयर करता है कि अनटचेबिलिटी को इंडिया के अंदर एबॉलिश किया जाएगा। अनटचेबिलिटी का टॉपिक हम लास्ट वीडियो के अंदर पूरा कवर करके आए हैं। एक सोशल प्रैक्टिसेस है जिसके अंदर कुछ लोगों को पर्टिकुलर अवॉइड किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अनटचेबिलिटी। तो कोई भी व्यक्ति अगर अनटचेबल है तो ऐसी अनटचेबल प्रैक्टिसेस को जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनवैलिड डिक्लेयर करता है, उसको एबॉलिश करने की बात करता है। इसके बाद 2005 के अंदर इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा एक 19th अमेंडमेंट हुई, और उस अमेंडमेंट के अंदर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 15(5) है उसको ऐड किया गया। अब जो आर्टिकल नंबर 15 है इसके बारे में आपको पता है कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वालिटी है, और राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही ये नया आर्टिकल ऐड किया गया 15 के अंदर। तो उसके अंदर ये लिखा गया कि जो आपकी स्टेट है
वो SC ST और जो OBC कास्ट है, तीनों के बारे में इसके बारे में लिखा गया कि उनको मैंडेटरी है कि हर स्टेट है जो अपने एरिया में रहने वाले SC ST और OBC इन सब के लिए जो गवर्नमेंट है इसको एम्पावर करने के लिए इन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी। बेसिकली देखा जाए तो ये एक्ट जो 93rd अमेंडमेंट का जो एक्ट है ये बेसिकली तो OBC के लिए ही अमेंड किया गया था, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे OBC क्या कास्ट के लिए हम दो कमीशंस के नाम पढ़ेंगे, बीपी मंडल कमीशन और काका कलेलकर कमेटी के बारे में शायद हो सकता है कि आज की वीडियो के अंदर भी उसका डिस्कशन होगा। तो SC ST और OBC इन तीनों के लिए मैंडेट रिजर्वेशन किया गया ताकि स्टेट गवर्नमेंट इन लोगों को एम्पावर कर सके। ये किया गया 93rd अमेंडमेंट के अंदर। आर्टिकल 17 आपको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अनटचेबिलिटी से बिलोंग करता है और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों आर्टिकल्स 15(5) और आर्टिकल 17 दोनों को प्रोविजन की गई है ताकि SC और ST के लिए उनको अपलिफ्ट किया जा सके। इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा कुछ वेलफेयर स्कीम चलाई गई हैं, जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दी SC एंड ST स्टूडेंट परस्यूइंग दी, यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्ट कर लोगे, यहाँ पर लिखोगे आप MPhil PhD। जितनी भी हमारे पास हायर डिग्रीज हैं, जैसे आपकी PhD है, MPhil है, तो उनके लिए SC और जो ST बच्चे हैं जो हायर स्टडी करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल जो हेल्प है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। अलग अलग स्टेट्स में इसकी अलग अलग स्कीम्स के रिलेटेड जो पैसा है वो प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा SC और ST बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है। फिर इसके अलावा अभी आप लेटेस्ट देखोगे तो गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम चलाई गई है, जिसके अंदर हेल्थ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उन लोगों की हेल्थ को कवर करने के लिए ये फ्री जो आयुष्मान कार्ड स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जिसके अंदर उनको हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पर हेल्थ पर्पस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है तो उनके लिए जो गवर्नमेंट है वो घर बना कर देती है, उनके लिए शौचालय बनाए जाते हैं अलग अलग जगह पर। ऐसी ऐसी गवर्नमेंट जो स्कीम है वो SC और ST के लिए ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारे एफर्ट्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसके अंदर हमने 4 पॉइंट डिस्कशन किए हैं। एक पॉइंट तो आपका सबसे स्टार्टिंग में था रिजर्वेशन, सेकंड इसके लिए लॉ बनाए गए हैं, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन की गई है और कुछ वेलफेयर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट के द्वारा इन लोगों के लिए स्टार्ट की गई हैं। ये सारी एफर्ट थे जो हमारी स्टेट के द्वारा किए गए हैं। अब आता है कि नॉन स्टेट जो इनिशिएटिव्स हैं वो क्या क्या हैं SC और ST के लिए। अगर हम बात करें नॉन स्टेट का मतलब जिसके अंदर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, तो जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है हमारे सोशल रिफॉर्मर्स SC ST। इनके लिए कुछ हमारे 19th सेंचुरी के बड़े फिलोसफर्स रहे हैं, कुछ सोशल रिफॉर्मर्स रहे हैं, जिसके अंदर ज्योतिबा बाई फुले हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, MG रनाडे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ऐसे 5-6 रिफॉर्मर्स हैं, राजा राम मोहन राय वन ऑफ द बेस्ट। तो इन सभी रिफॉर्मर्स के बारे में आगे वीडियो के हम पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए हैं। तो सोशल रिफॉर्मर एक नॉन स्टेट इनिशिएटिव है जो SC और ST के लिए काम कर रहा है। फिर इसके अलावा बहुत सारे NGOs बने हुए हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फिर इन लोगों के लिए भारत के अंदर मूवमेंट भी चली हैं, जैसे मैंने आपको 2 मूवमेंट पहले करवाई थी लास्ट वीडियो के अंदर, दलित पैंथर और आदि धर्म। दलित पैंथर मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि 1972 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर चली थी, और जो आदि धर्म जो मूवमेंट है वो 1920s का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर पंजाब के अंदर चलाई गई थी। और इसके अलावा कुछ रोल हमारे पास होता है मीडिया और लिटरेचर का, इसके ऊपर अलग अलग बुक्स लिखी जाती हैं उनके रिफॉर्म्स से रिलेटेड, उनसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें लिटरेचर के अंदर अलग अलग राइटर्स के द्वारा टाइम टू टाइम। मीडिया भी ऐसे मुद्दों को बहुत आगे लेके आता है कि इस जगह पर कास्ट के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ एक्सटॉर्शन हुआ, उन चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है ताकि लोग उसको देख सके, उससे अवेयर हो सके और वो अपने राइट्स के लिए फाइट कर सके। सो ऑल दीज आर द इनिशिएटिव्स विच आर द नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स। तो 4 आपके पास इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, स्टेट के द्वारा किए गए हैं, और 4 ही हमारे पास हैं जो नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स हैं। तो इस तरीके से हमारे स्टेट और नॉन स्टेट जो दोनों इनिशिएटिव्स हैं वो कास्ट सिस्टम के रिफॉर्म के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक होता है। इसके बाद हम अब बात करते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो हमारा NCERT का नेक्स्ट टॉपिक है, OBC कास्ट। अब OBC जो कास्ट है इंडिया के अंदर, उसके लिए हमारे इंडिया में 2 बड़ी कमेटी बनी है। पहली कमेटी का नाम है काका कलेलकर कमेटी और दूसरी का नाम है BP मंडल कमीशन।
अब इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं, ये है क्या। सबसे पहले देखो ओबीसी होते कौन है। ओबीसी का मतलब यहाँ पर है कि वो लोग जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। ये एससी और एसटी से अलग हैं। एक तो हमने एससी पढ़े हैं, एक हमने पढ़े हैं एसटी। ये दोनों से अलग है, एससी और एसटी से। और ये लोग सोशली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल हैं, और इन लोगों को टर्म दी गई है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस को इंडिया के अंदर रिजर्वेशन देने के लिए या इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए दो हमारे पास कमेटी हैं। पहली कमेटी का नाम है काका कलेलकर कमेटी, जिसको हम फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले बैकवर्ड क्लासेस के लिए पहला कमीशन यही था। तो आप इसकी फोटो है जो काका कलेलकर की यहाँ देख सकते हो, ये काका कलेलकर जी हैं, ये फोटो है इनकी काका कलेलकर जी की। तो जब इंडिया की फर्स्ट गवर्नमेंट बनी 1952 के अंदर, इलेक्शन हुए 1951-52 के अंदर, तो उस समय फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि किन लोगों को रिजर्वेशन की जरूरत है, कौन सी कास्ट को जरूरत है, तो उसके लिए एक कमेटी बनाई और जिसके हेड थे काका कलेलकर जी। अब काका कलेलकर जी हैं जो 1953 के अंदर उन्होंने ये कमीशन एस्टेब्लिश हुआ और इनकी रिपोर्ट सबमिट हुई 1955 के अंदर। लेकिन यहाँ पर एक चीज आप नोट करोगे, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसके अंदर 53 लिखा हुआ है, तो रिपोर्ट एक्चुअल में हुई है मार्च 1955 में ही सबमिट हुई है, बट एनसीईआरटी ने आपकी बुक के अंदर 1953 लिखा हुआ है। तो अगर आपको पेपर के अंदर दोनों ही ऑप्शन आते हैं 1953 और 1955, तो आप 1953 के साथ ही जाओगे। बट एक्चुअल में ये फैक्ट ये है कि ये रिपोर्ट 55 में सबमिट हुई थी। अब इस रिपोर्ट का सबमिट होने का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो सबसे पहले तो ये काका कलेलकर कमेटी बनी ही क्यों थी, वही इसके ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सबसे पहले इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया के अंदर उन लोगों को आइडेंटिफाई करना या उन कास्ट के लोगों को आइडेंटिफाई करना जो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो पहले तो हमें उन लोगों को ही पहचानना होगा कि कौन इंडिया के अंदर वो लोग हैं, कौन सी कास्ट के वो लोग हैं जो या तो सोशली बैकवर्ड है या वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। फिर हमें उनकी कंडीशंस को एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मतलब कि चेक करना है कि उनकी कंडीशन कितनी को खराब है। फिर हमें उनके लिए रिकमेंडेशन मेजर भी करने हैं। हमें ये रिकमेंड करना है कि इतनी का हालात खराब है और इसके हिसाब से इनको इतना का हमें ठीक करने की जरूरत है। हमें उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनकी कंडीशन को समझना और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग उनको मेजर करना, उसका इलाज करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो काका कलेलकर जी ने अपनी रिपोर्ट के अंदर 3 रिकमेंडेशन मेन की। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो क्लास 1 है, जो हाई क्लास सर्विस सेक्टर है, उसके अंदर इन लोगों को 25% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो बी ग्रेड है, मतलब सेकंड क्लास सर्विस सेक्टर है, तो उसके अंदर 33/1/3% जो रिजर्वेशन होनी चाहिए। और जो थर्ड क्लास की सर्विस है उसके अंदर इन लोगों को 40% जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए। तो ये काका कलेलकर जी की रिपोर्ट की 3 रिकमेंडेशन है। लेकिन जो ये रिपोर्ट 1955 में जब ये सबमिट हुई, तो ये रिपोर्ट उस समय इंप्लीमेंट नहीं हो चुकी हुई, क्योंकि हमारे कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो इतने ठीक नहीं थे, तो जिसकी वजह से ये जो फाइल है वो इतिहास के पन्नों के अंदर एक डस्ट बनकर गुम हो गई और इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नेहरू के ऊपर प्रेशर था, तो जिसकी वजह से ये रिपोर्ट है वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो ये थी हमारी फर्स्ट रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं काका कलेलकर। कुछ साल निकले 1947 से लेकर 1977 तक ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर जो पार्टी थी वो कांग्रेस की सरकार ही चल रही थी। लेकिन 1975 के अंदर इंदिरा गांधी की द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई, उस इमरजेंसी की वजह से 1975 से लेकर जो 1975 तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी टाइम पीरियड। और इमरजेंसी के अंदर इंदिरा गांधी ने जो जो काम किए उनके बारे में आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर डिटेल में डिस्कशन करोगे, तो उसकी वजह से ये जो सरकार है इंदिरा गांधी की वो चली गई। और 1977 में दोबारा से इलेक्शन हुए इंडिया के अंदर, और उस इलेक्शन के अंदर जो नई गवर्नमेंट बनी
उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी और जनता पार्टी के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम था मोरारजी देसाई। ये मोरारजी देसाई जी की फोटो है, जो कि इंडिया के फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। इससे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही बने थे। और जैसे ही जनता पार्टी पावर में आई तो मोरारजी देसाई ने सबसे पहले 1979 के अंदर एक कमीशन एस्टेब्लिश किया और उस कमीशन का नाम था बीपी मंडल कमीशन। अब ये बीपी मंडल कौन है? इनका पूरा नाम है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। आप बीपी मंडल याद रख लोगे तो इनफ है। तो इनका पूरा नाम था बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि पहले बिहार के सीएम रह चुके थे 1968 से 1971 के आसपास। ये बिहार के सातवें मुख्यमंत्री थे, 7th सीएम थे। और इनको ये काम दिया गया कि आप उन कास्ट को रिकॉग्नाइज करो जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। जो काम काका कलेलकर जी ने किया था सेम काम इनको वही दिया गया। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है वो सेंटर के अंदर चेंज हो चुकी है। जहां पहले कांग्रेस थी अब उसकी जगह पर जनता पार्टी आ चुकी है। तो इनको अपॉइंट किया गया 1979 के अंदर। इसके ऊपर आप टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि बीपी मंडल कमीशन को कब अपॉइंट किया गया था। तो 1979 बाय दी जनता पार्टी गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर वाज मोरारजी देसाई। अब इन्होंने रिकमेंडेशन क्या किया? अब इनकी रिकमेंडेशन क्या थी कि एक तो जो इंडिया के अंदर ओबीसी हैं उनको 27% रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। अब 27 क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि इन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि इंडिया की 52% जो पॉपुलेशन है वो सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जिसके अंदर कुल मिला के पूरे इंडिया में 3743 कास्ट को रिकॉग्नाइज किया गया और ये पूरे देश की पॉपुलेशन का 52% था। तो जिसकी वजह से इन्होंने बोला कि इन लोगों को अगर अपलिफ्ट करना है तो 52% पॉपुलेशन को 27% जो जॉब्स हैं उनके अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और क्राइटेरिया सेम है, ये लोग या तो सोशली या इकोनॉमिकली या ये लोग एजुकेशनली बैकवर्ड है और इन लोगों को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो इन्होंने बात की 27% रिजर्वेशन की। और कितनी कास्ट को मिलेगा? 3743 कास्ट को। इसके बाद इनको एज रिलैक्सेशन भी है। जैसे एससी और जो आपकी एसटी कैटेगरी है उनको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो वो कुछ जॉब्स के लिए 42 तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरल की बात करें तो वो 37 के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन्होंने बोला कि जैसे एससी और एसटी को जॉब के लिए जो एज है उसमें रिलैक्सेशन है, जनरल से ज़्यादा लंबे टाइम तक वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 37 की जगह 42 तक कर सकते हैं। तो सेम इनको भी एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए जैसे एससी को और एसटी को मिली है। तो जो ओबीसी हैं वो 42 की एज तक जॉब के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल है वो 37, मतलब इनको दूसरों से ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी लाइक एससी एंड एसटी। फिर उनके जो मार्क्स स्टैंडर्ड है, जो क्वालिफिकेशन है उसके अंदर भी रिलैक्सेशन है। जैसे आप देखते हो कि अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, टीचिंग के लिए एक जॉब के लिए एग्जाम होता है पीएस टेट। अब एससी के बच्चे को 82 पे ये पास मिलेगा, यही अगर आप ओबीसी में है तो आपको ये भी 82 वाले में पास हो जाएंगे। एग्जाम 150 नंबर का ही है, लेकिन जो जनरल का बच्चा है उसको इसके अंदर 90 नंबर लेने पड़ेंगे। 90 नंबर पर ये पेपर क्लियर होता है जनरल का। लेकिन आपकी एससी और जो एसटी और जो ओबीसी हैं इनको मार्क्स के अंदर भी रिलैक्सेशन है कि वो 8 नंबर कम लेकर भी इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर जब मेरिट बनती है जॉब्स के अंदर तो मेरिट के अंदर भी आपको कम नंबर पर जो ओबीसी का बच्चा है वो जॉब लग सकता है। जैसे एससी का बच्चा और ओबीसी का, और मान लो कि एक जनरल का बच्चा एग्जाम दे रहा है, 100 नंबर का पेपर है, मेरिट बननी है, हो सकता है कि जनरल के बच्चे के 90 मार्क्स आए हो, वो जॉब से फिर भी रह जाए क्योंकि उनके पास सीट्स कम होती हैं। लेकिन जो बीसी है उसका बच्चा हो सकता है कि 86 लेकर भी उस जॉब को गेन कर ले क्योंकि उनको मार्क्स के अंदर और क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। फिर इन्होंने बोला कि जो ओबीसी के बच्चे हैं इनको प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। हालांकि बाद में ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या खारिज कर दिया कि प्रमोशन के अंदर आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसी रिकमेंडेशन है जो वो उनके द्वारा दी गई थी।
तो ये सारी रिकमेंडेशन है आपके बीपी मंडल कमीशन की। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई इस रिपोर्ट का, जो सबसे बड़ा इशू है, जो कंट्रोवर्सी है, वो कहाँ पर है? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी इस बात पर है कि जो कास्ट है वो किसी भी व्यक्ति की रिजर्वेशन के लिए एक बेस नहीं हो सकता। आप कास्ट के नाम पर किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि इस कास्ट के सभी ही व्यक्ति पुअर हैं, या इस कास्ट के सभी ही व्यक्ति सोशली बैकवर्ड हैं, या इस कास्ट के सभी ही बच्चे एजुकेशनली बैकवर्ड हैं। तो इसका बेस ही गलत है। कास्ट के नाम पर किसी व्यक्ति को बैकवर्ड डिसाइड करना, ये इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी कमी थी। क्योंकि हर कास्ट के अंदर कुछ क्रीमी लेयर्स भी होती हैं। ये वर्ड है जो क्रीमी लेयर है, ये 1993 का जो केस हुआ था, अभी आगे हम पढ़ेंगे, तो उसके अंदर ये वर्ड सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। अब क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कास्ट के नेम पर बेनिफिट तो ले रहे हैं कि वो ओबीसी हैं, उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन ओबीसी के अंदर भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास बहुत रिसोर्स हैं, बहुत पैसा है, उनको हम बोलते हैं क्रीमी लेयर। दे आर दी अफोर्डेबल पर्सन, वो हर चीज को अफोर्ड कर लेते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा तो है, बट स्टिल दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ अ रिजर्वेशन और बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये गलत था। दूसरा इस रिपोर्ट का जो क्रिटिसिज्म है वो इस बात पर किया गया कि इसके अंदर जो डेटा उठाया गया ना, जो मैंने आपको यहां पर बताया 52%, ये डेटा जो 52% है ये 1931 के सेंसस का है। और 1930 के बाद तो आप देखोगे कि इंडिया में से पाकिस्तान बना, बांग्लादेश इंडिया में से बना, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। गवर्नमेंट ने 1950 के बाद एफर्ट किए हैं, बहुत सारी कास्ट अपने आप को इंप्रूव कर चुकी हैं। तो ये जो डाटा लिया गया था वो 1931 का लिया गया था। इस रिपोर्ट की ये कमी है कि जो डेटा है वो ओल्ड वर्जन का है। अगर आप मान लो कि 1979 के अंदर कमीशन है, बना है, तो इसका डेटा मोस्टली आप 1971 का उठाओगे, लेकिन उन्होंने डाटा कौन सा लिया? 1931। तो इस 40 साल में तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो ये जो डेटा था सेंसस का वो बहुत पुराना था, और जिसकी वजह से ये रिपोर्ट है उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ कि आपने जो डेटा है वो लेटेस्ट नहीं उठाया, 1931 का लिए। बीपी मंडल की जो रिपोर्ट है वो 1980 में सबमिट हो गई थी, एक साल के अंदर अंदर। बट प्रॉब्लम क्या थी, उसके अंदर जो डेटा उठाया गया था पॉपुलेशन का वो 1931 का लिया गया था। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर ये लिखा हुआ है 41%, बट वो जो 41% की बात कर रहा है वो लेटेस्ट डेटा की बात कर रहा है। जो ये 1931 का डेटा है इसके अकॉर्डिंग बीपी मंडल ने बोला था कि ये 52% है, बट अगर एक्चुअल डेटा वेरीफाई करोगे ऑफ 1979 इट वाज 41%। 11% people are out of the OBC, but still they are getting the data of 1931. That was the big criticism of that report, which were recommended by the other political parties or criticizers. तो बीपी मंडल की कमीशन की ये रिपोर्ट की आपको रिकमेंडेशन और इसका ये था क्रिटिसिज्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये बीपी मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करना था, तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी आपकी 1980 के अंदर। 1980 के अंदर जो बीपी मंडल कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करवाया, लेकिन ये रिपोर्ट उस समय इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। अब उसका रीज़न क्या था? 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, लेकिन इंटरनल कंट्रोवर्सी की वजह से 1980 के अंदर ये गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाई, और जनता पार्टी की सरकार है जो वो पार्टी पीछे हट गई और दोबारा से देश में इलेक्शन हुए। 1980 में इलेक्शन हुए, 1980 में इंदिरा गांधी के पास ये फाइल आई, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। 1984 के अंदर राजीव गांधी आए तो उन्होंने इस फाइल को रिजेक्ट कर दिया। फिर जाकर 1989 के अंदर एक बार फिर से देश में नई सरकार बनी, और उस सरकार का नाम है नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट। तो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट के अंदर पहले चंद्रशेखर देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फिर उसके बाद वीपी सिंह बने, और वीपी सिंह ने, ये डेट आप नोट कर लीजिएगा, डेट है 7 अगस्त 1990। इस डेट को इंडिया के अंदर जो बीपी मंडल कमीशन है उसने वीपी सिंह ने अनाउंस कर दिया कि हम बीपी मंडल की कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये एक टाइप से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, ऑर्डर दे दिया गया कि जो उस रिपोर्ट के अंदर लिखा गया था 1980 की रिपोर्ट के अंदर, हम उस रिपोर्ट को हमारी गवर्नमेंट अप्लाई कर रही है। और आज के बाद इंडिया के अंदर
ओबीसी कैटेगरी के सभी स्टूडेंट के लिए 27% जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ये डेट नोट करनी है आपने, 7 अगस्त 1990। रिपोर्ट तैयार की है बीपी ने। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? वीपी। तो बीपी मंडल और वीपी कौन है यहाँ पर? देश के प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम है वीपी सिंह और इनका नाम है बीपी मंडल। तो ये दोनों ध्यान रखने हैं, बीपी वीपी आपको कनेक्टिविटी बना लेनी है एग्जाम के अंदर, अगर आप एक बाय द वे भूल भी जाओ कि किसने इंप्लीमेंट किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम है। तो ये रिपोर्ट इंप्लीमेंट कर दी, लेकिन उसके बाद जैसे ये रिपोर्ट इंप्लीमेंट हुई तो देश के अंदर कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी और ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट। एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। अब जनरल की जो ये वॉर है वो स्टार्ट होगी ओबीसी के खिलाफ, क्योंकि जनरल को ये लगता था कि हमारी जॉब में से 27% जो पार्ट है वो ओबीसी को चला गया, तो हम तो कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि ऑलरेडी 15% एससी के पास है, 7.5 एसटी के पास है, 27 इनके पास हो गया, तो ऑलमोस्ट 49.5% तो रिजर्वेशन में चली गई जॉब, जबकि जनरल के पास तो फिर अपॉर्चुनिटीज कम रहेगी। इसकी वजह से इसके ऊपर कन्फ्लिक्ट हुए, जगह जगह पर रॉयट्स हुए, बहुत सारे बच्चों ने इमोलेशन किया। इमोलेशन का मतलब कि उन्होंने खुद को आग लगा ली। इमोलेशन हुआ, जगह जगह प्रोटेस्ट हुई, सरकार के खिलाफ दंगे हुए, रोड्स जाम किए गए। तो ये इतनी कंट्रोवर्सी बढ़ गई कि आखिरकार ये फैसला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया इंदिरा साहनी ने। तो यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेगा, यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है बाई मिस्टेक, इंदिरा साहनी नाम की एक लड़की थी, उसने ये केस लगाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर क्या क्या जजमेंट दी। तो यहाँ से आपको जजमेंट देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले बोला कि सबसे बड़ी बात तो कि स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर काम करेगी, सबसे पहले आपको जो क्रीमी लेयर है उसको रिकॉग्नाइज करो। आप कास्ट के नाम पर सभी लोगों को रिजर्वेशन नहीं दे सकते। जो लोग कैपेबल हैं पहले आप उनको पहचाने, जो क्रीमी लेयर हैं, जो जिनके पास अच्छा पैसा है लेकिन वो कास्ट के नाम पर फिर भी बेनिफिट ले रहे हैं, तो गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्रीमी लेयर को पहले रिकॉग्नाइज करोगे। फिर उसके बाद जो रिजर्वेशन की लिमिट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेट की गई कि 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन टोटल नहीं दे सकते। जैसे एससी के पास 15 था, एसटी के पास 7.5 था, और जो ओबीसी है उसके पास 27 था। तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको ये मिलेगा 49.5। तो 49.5 तो गवर्नमेंट रिजर्वेशन दे चुकी है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि आप 50% से जो रिजर्वेशन की लिमिट है उसको इंक्रीज नहीं करोगे। ऐसे तो आप वोट्स के नाम पर किसी को भी रिजर्वेशन देते रहोगे, तो ऐसे तो सारी जॉब ही रिजर्वेशन के लिए चली जाएंगी। तो उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि 50% से आप ज़्यादा रिजर्वेशन है जो वो नहीं प्रोवाइड करोगे। ये कुछ माइंड मैपिंग है, की पॉइंट्स आपके लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये था आपका बीपी मंडल कमीशन का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम आदिवासियों का स्ट्रगल, ये हम टॉपिक है जो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।